फ्रेंड्स, वेलकम टू अनबोरिंग एकेडमी। लेक्चर नंबर 19 है ये। और एंशिएंट मेडिवल हम लोग देख चुके हैं। मॉडर्न का ये लास्ट एक्सरसाइज हम लोग देख रहे हैं, लास्ट चैप्टर देख रहे हैं। इसमें हम लोग का जो टॉपिक रहने वाला है वो कौन सा है? वो है राष्ट्रवादी आंदोलन। जो कांग्रेस का जो रोल रहा आज़ादी दिलाने में, उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से उसको समझेंगे, उस पूरे प्रोसेस को समझेंगे। अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि भविष्य के जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिलते रहे। अगला बैच हम लोग चालू करने जा रहे हैं, जिसमें क्रमबद्ध तरीके से जीएस और रीजनिंग का और मैथ का पूरा सेक्शन हम लोग देखेंगे। और जो अभी हाल ही में भर्ती आई है 60,000 कांस्टेबल वाली यूपी में, उसका इसके बाद से हम लोग चालू कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। सवाल है, निम्नलिखित में से कितने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? Which of the following give birth to the concept of nationalhood? nationalhood एक्चुअली क्या है? जो राष्ट्रवाद की विचारधारा थी वो 1857 की क्रांति का उससे पहले थी ही नहीं। ठीक है, उससे पहले हम लोग क्या थे? बटे हुए थे गुटों में। कोई मराठा था, कोई राजपूत था, कोई पश्चिमी उत्तर प्रदेश का था, कोई साउथ इंडिया की तरफ का था। एज अ सिंगल यूनिट ना, एज अ सिंगल जो है नेशनलहुड, नेशन के तौर पे जो है समझ में आया कब से? जब से कांग्रेस बनी। अच्छा, कांग्रेस का एक रूल ये भी था कि ये लोग अपने सालाना अधिवेशन करते थे और हर साल देश के कोई अलग शहर को चुन के वहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस ये लोग करते थे। और कोशिश ये होती थी इस अधिवेशन की कि जो जहाँ जिस शहर में या जिस स्टेट में अधिवेशन हो रहा है वो कांग्रेस का प्रेसिडेंट उस शहर का ना हो। तो इससे क्या होता था? एक पैन इंडिया अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, एक नेशनलहुड की फीलिंग डेवलप हुई। ठीक है, लेकिन इन सब का जो वो है ना रीजन है एक तरीके से, वो कहाँ से हुआ? पॉलिटिकल अवेयरनेस, राजनीतिक जागरूकता। जैसे जैसे लोगों में राजनीतिक जागरूकता आई, उनको एक चीज समझ में आ गई कि ये जो अंग्रेज है ना, ये किसी एक समुदाय का दुश्मन नहीं है, ये किसी एक सेक्शन या किसी एक एरिया का दुश्मन नहीं है। क्योंकि देखिए 1857 की क्रांति के बारे में कल मैं बता रहा था, तो इस तरीके से जैसे ये भारत का हिसाब किताब है, तो 1857 की क्रांति नॉर्थ और वेस्ट के हिस्से में ही था। साउथ में 1857 की क्रांति का कोई भी रोल नहीं था। ठीक है, साउथ के एरिया में 1857 की क्रांति का कोई रोल नहीं था। यहां तक कि बॉम्बे वगैरह के एरिया में कोई 1857 की क्रांति का रोल नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जब लोगों के दिमाग में ये जहन में आया कि हमारा जो कॉमन एनिमी है वो अंग्रेज हैं, और मीडिया का भी बहुत ढेर सारा प्रचार प्रसार चालू हुआ, बहुत ढेर सारे रीजनल लेवल के न्यूज़पेपर वगैरह भी निकले, तो क्या धीरे धीरे लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस आना चालू हो गया। और जैसे जैसे पॉलिटिकल अवेयरनेस आई, उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना का जन्म हुआ और विस्तार होता चला गया। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव रखी गई थी? ठीक है, सवाल है कि जैसे कांग्रेस का बहुत बड़ा एक रोल रहा है, ठीक है, और जो पूरा जो आपका नेशनल मूवमेंट का अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस की हिस्ट्री से मतलब कि पैरेलल चलता है या कहीं ना कहीं सुप्रीम पोज हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो अधिवेशन था ना, फॉर्मल अधिवेशन, वो 1885 में हुआ था। वैसे तो कुछ लोग 1883 में भी मिले थे, सब लोग बैठे थे, लेकिन जो मतलब फर्स्ट फॉर्मल कांग्रेस का अधिवेशन था वो 1885 में हुआ था, सबसे पहला अधिवेशन। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के संसाधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर रहा था? ठीक है, पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ इंडिया, इंडिया वाले पॉलिटिकल लीडर्स इंडिया वाले होते तो कोई दिक्कत ही नहीं था। पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया के लोग, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन या ब्रिटिश पीपल। तो जो रियल में भारत के संसाधनों पे अपना नियंत्रण स्थापित कर रहा था उस समय पे, वो कौन थे? ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। यहां तक कि 1857 की क्रांति के बाद इन्होंने एक कानून पास किया 1858 में, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है भारत का जो रूल था वो उठ के कहाँ चला गया? क्राउन के अंडर में, ब्रिटिश क्राउन के अंडर में रूल उठ के चला गया। ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरीके से भंग कर दी गई थी। 1858 का जो एक्ट पास हुआ था, और उसके बाद से जो वहाँ का जो ब्रिटेन की महाराज महारानी थे, जो वहाँ का रॉयल फैमिली था, वो डायरेक्ट पावर में आ गया था। उसके अंडर में ही भारत का पूरा जो स्टेट है, रूलिंग एडमिनिस्ट्रेशन है, अकाउंटेबिलिटी है, वो चली गई थी। 1858 में एक और काम हुआ था कि वहाँ की जो संसद है, जो वहाँ की जो कैबिनेट है, वहाँ पे एक सेक्रेटरी निर्धारित हुआ था जो भारत के सारे मामलों को डील करेगा, हैंडल करेगा, और वहाँ की संसद में उसकी जवाबदेही होगी। ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ जो कुछ भी हो रहा था, ब्रिटेन की संसद
उसका उस सेक्रेटरी से जवाब सवाल कर सकती थी और वो जवाब देता था जो भी भारत में चीजें चल रही होती थी। यानी कि इसके बाद क्या हुआ, 1858 के बाद से इनडायरेक्टली इंडिया वाज अ टेरिटरी ऑफ और कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश गवर्नमेंट। उससे पहले क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक मुखौटा चल रहा था, लेकिन 1858 के एक्ट के बाद से वो मुखौटा भी उतार दिया गया और सब कुछ वहां के जो राज परिवार है और जो क्राउन है उनके अंडर में चीजें चली गई थी। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम 1878 में पारित किया गया था जिसमें भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं थी। जैसे अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आप बहुत ढेर सारी ऐसी घटनाएं देखते होंगे जहां पे अमेरिका में खासकर वहां पे स्कूलों में फायरिंग की घटनाएं आप बहुत ढेर सारी सुनते होंगे कि स्कूल में कोई घुस गया और गोलियां वोलियां चला दिया और सबको मतलब कई इतने बच्चे मर गए या इतने जो है सिविलियंस मर गए। तो जैसे वहां का क्या सिस्टम था, अमेरिका का क्या सिस्टम है, वो राइट टू लाइफ जैसे हमारे यहाँ भी है तो राइट टू लाइफ वहां पे भी है एक तरीके से। तो राइट टू लाइफ में राइट टू डिफेंस को समझते हैं पार्ट ऑफ इट है, ठीक है। इसकी वजह से आप डिफेंस कैसे करोगे, अगर आपके पास बंदूक होगी तो बंदूक वहां पे आप किसी भी दुकान में जाओ, इजीली आप जो सी बंदूक खरीदना चाहो आप खरीद सकते हो, आपको कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन भारत में क्या सिस्टम है, भारत में जो कॉलोनियल प्रथा थी उसने क्या कहा कि भैया देखो अगर सब लोग के पास बंदूक आ जाएगी तो हो सकता है सब लोग हमारे अंग्रेजों के खिलाफ ही विद्रोह कर दें और हम पे ही अटैक करना चालू कर दें। और हमेशा ब्रिटेन वाले जो लोग थे भारत में उनकी संख्या हमेशा कम होती थी, भारतीयों की संख्या बहुत ज्यादा थी। तो ऑब्वियसली बात है ज्यादा संख्या में लोग हैं और ज्यादा हथियार बंद हो जाएंगे तो हमारे खिलाफ ही विद्रोह कर दिया जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, 1878 में एक एक्ट पास किया जिसका नाम था आर्म्स एक्ट 1878, जिसके तहत यह चीज हुआ कि कोई भी भारतीय आर्म नहीं रख सकता है ब्रिटिश गवर्नमेंट की परमिशन के बिना, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, सरकार के खिलाफ आंदोलन करने वालों को चुप कराने के लिए नियंत्रण में से कौन सा अधिनियम पारित किया गया था। तो क्या है, जैसे 1857 की क्रांति हुई लेकिन उसके बाद से मतलब उसको दबा दिया गया, कुचल दिया गया था, ठीक है। तो 1857 की क्रांति के बाद लोगों के अंदर एक जागरूकता ये आ गई कि यार इतने ढेर सारे लोग इकट्ठा होकर किसी एक सरकार के खिलाफ या अंग्रेजों के खिलाफ अगर बात कर रहे हैं तो चलो इसके बारे में जानकारी लिया जाए ना, कुछ ना कुछ तो होगा ही ना, पर जरूर कुछ ना कुछ शोषण वगैरह चल रहा होगा या कुछ गलत चल रहा होगा। जैसे जैसे लोगों में जागरूकता पैदा हुई ना तो और उस टाइम पे जो क्यूरियोसिटी हुई ना लोगों में, इस वजह से बहुत ढेर सारे रीजनल न्यूज़पेपर का इवोल्यूशन हुआ, जो प्रांतीय मतलब छोटे छोटे न्यूज़पेपर, छोटे छोटे प्रेस के माध्यम से, छोटी छोटी पत्रिकाएं जो है, छोटी छोटी बुकलेट्स हैं, छोटे छोटे वीकलीज हैं, वो मतलब साप्ताहिक न्यूज़पेपर आना शुरू हो गए, ठीक है। तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हुआ करते थे न्यूज़पेपर अंग्रेजों के हिसाब किताब के बारे में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो जब सरकार को लगा, ब्रिटिश सरकार को लगा कि यार ये तो गड़बड़ चल रहा है, इसके ऊपर तो लगाम लगाना आवश्यक है, तो इन्होंने एक एक्ट पास किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या मामला था कि अगर आप कोई भी अखबार छापना चाहते हैं तो आपको पहले एक मोटी सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी और एक मोटी राशि, एक अच्छी खासी राशि आपको कलेक्टर के ऑफिस में जमा करनी पड़ेगी एज अ सिक्योरिटी मनी। और अगर आप कुछ भी उल्टा सीधा सरकार के खिलाफ छापते हैं तो वो आपके प्रेस को जब्त कर लिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, ताला मार दिया जाएगा और जो आपका जो डिपॉजिट है वो जब्त कर लिया जाएगा। वर्नाकुलर की हिंदी क्या होती है, वर्नाकुलर मतलब होता है देहाती, ठीक है। तो अंग्रेजों के अंदर में क्या होता था, उनको लगता था ये कि अंग्रेजी ही एक बढ़िया भाषा है और हिंदी बोलने वाले तो सब ऐसे ही फालतू के लोग हैं, ठीक है। तो इन्होंने एक्ट पास किया कि जो भी देहाती भाषा, हिंदी भाषा बोलने वाले अखबार हैं उनके ऊपर इस तरीके की लगाम लगाना आवश्यक है, क्योंकि जनता को बीच में अगर न्यूज़पेपर भेजना है तो आप अंग्रेजी न्यूज़पेपर भेजिएगा तो अंग्रेजी पढ़ना ही नहीं लोगों को आता है, तो फायदा क्या है। तो ज्यादातर जो प्रॉब्लम हो रही थी सरकार को वो हिंदी अखबारों से और हिंदी बोलने वाली पत्रिकाओं से हो रही थी। इस वजह से इनका जो एक्ट का जो नाम भी था ना वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था। वर्नाकुलर मतलब देहाती, ग्रामीण। अगला सवाल, 1883 में उपद्रव का कारण निम्नलिखित में से क्या था, ठीक है। तो 1883 में जो उपद्रव चल रहा था ना उसका कारण क्या था, इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल का मामला क्या था, थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं। सरकार ने एक बिल प्रस्तुत किया जिसका नाम था इल्बर्ट बिल। इससे पहले क्या सिस्टम था कि जैसे अंग्रेज है, जैसे कोई गोरा है तो अगर उसने कोई क्राइम कर दिया तो उसका मामला जाएगा कोर्ट में, तो कोर्ट में सिर्फ अंग्रेज ही उसका मामले को सुनवाई कर सकता था। कि कोई हिंदुस्तानी अगर जज है भी
तब भी वो अंग्रेज को सुनवाई नहीं कर सकता था किसी मामले की कोर्ट में और उसके खिलाफ सजा नहीं दे सकता था। लेकिन ये जो बिल पास प्रस्तुत किया गया इल्बर्ट बिल, इसमें क्या मामला था? इसमें यह था कि चाहे भारतीय हो चाहे अंग्रेज हो, कोई भी जज हो, जज के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये लोग तो साले जज के बीच में भी डिस्क्रिमिनेशन करके इन्होंने रखा हुआ था। ये कहते थे अंग्रेज का मामला है तो सिर्फ अंग्रेज ही जज जो है हमारा हमको सजा सुनाएगा और हमारे मुकदमे को देखेगा। एक भारतीय मूल का आदमी जो है हमारे खिलाफ मामला नहीं सुन सकता है, ना ही हमको कोई सजा दे सकता है। तो ये जो बिल है इल्बर्ट बिल जब प्रस्तुत किया गया, इसमें भारतीय जज और अंग्रेज जज को एक समरूप जो है रखा गया और इस तरीके की डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की बात की, जिसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ अंग्रेज सरकार ने। और अंग्रेज नोबल्स जो थे, अंग्रेज एलिट्स थे, जो अंग्रेज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, उन्होंने बहुत इस बिल का बहुत ज़्यादा विरोध किया। इस वजह से 1883 में जो उपद्रव का कारण था वो ये था इल्बर्ट बिल। इसके पीछे इल्बर्ट बिल का जो बैकग्राउंड है वो ये था कि जो भारतीय मूल के लोग थे उनको तो अंग्रेज भी सुन सकते थे, सजा सुना सकते थे, और हिंदुस्तानी भी सजा सुना सकता था। लेकिन जो अंग्रेज मूल के लोग थे, ब्रिटिश मूल के लोग थे, उनको सिर्फ ब्रिटिश मूल के लोग ही सजा सुना सकते थे। भारतीय मूल के, हिंदुस्तानी मूल के जज भी उनको सजा नहीं सुना सकते थे, उनको अलाउड ही नहीं था। निम्नलिखित में से किस घटना को ब्रिटिश भारत ने नस्ली रवैये का प्रकरण डाला? तो नस्ली रवैया की अगर बात आएगी कहीं भी इतिहास में, तो उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण अंग्रेजों के बारे में है, तो वो है इल्बर्ट बिल। ये एक ऐतिहासिक बिल था। इससे पहले मतलब इस तरीके की चीज़ें जो ये लोग क्या करते थे, ये लोग खुद को बहुत सिविल मानते थे, एजुकेटेड मानते थे, और कहते थे हम तो जैसे रुडयार्ड किपलिंग है, वो क्या कहता था कि अंग्रेज लोग जो हैं वो ईश्वर के भेजे हुए दूत हैं, और जो भारतीय हैं वो देहाती हैं, वो अनसिविल हैं, उनको सिविल करने के लिए, उनको जीने का तरीका सिखाने के लिए हमको भेजा गया है। तो भाई अंग्रेज जो थे, जो ऊपर ईश्वर के दूत जो थे, वो खुद पक्षपात करते थे। तो ये उनका जो हिपोक्रेसी थी ना, जो उनका पाखंड था, इल्बर्ट बिल उस पाखंड को खोल के रख देता है। जो लोग विरोध कर रहे थे कि अंग्रेज लोग, भाई पाप तो पाप है, गलत तो गलत है, चाहे हिंदुस्तानी जज सुने चाहे अंग्रेज जज सुने, इसमें परेशानी क्या है? कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं पक्षपात होता था। अगला सवाल देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए एंड बी, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनको देखना है, उनके बारे में बातें करनी है कि सही है कि गलत है। ठीक है। अपोजिशन ऑफ द इल्बर्ट बिल बाय द व्हाइट पीपल फोर्स द गवर्नमेंट टू पास द बिल। नहीं, उल्टा था, ये उल्टा लिखा हुआ है कि इल्बर्ट बिल का अपोजिशन कर रहे थे गोरे लोग, जिसकी वजह से इस बिल को रोका गया पास होने में। ठीक है, ये उल्टा लिखा है, पास होने नहीं दिया गया, अपोजिशन की वजह से इसको रोका गया था। और इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी डीपन द डिजायर फॉर ए ऑर्गेनाइजेशन लाइक इंडियन नेशनल कांग्रेस। जैसे कि अल्बर्ट बिल का जो विवाद था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे संगठन की इच्छा पर निर्भर करता था। यानी कि जो इस तरीके की जब विवाद हुआ, कंट्रोवर्सी हुआ, तो लोगों को तो और समझ में आया कि यार ये जो अंग्रेज लोग हैं ना, ये बाकियों के तरीके नहीं है। जैसे इतिहास के बाकी लोग आए बाहर से और यहीं पे आए और शासन किया और यहीं पे रह गए, ये लोग का मामला कुछ अलग है। ये लोग पक्का जो है कुछ बहुत बड़े प्लान के साथ आए हुए हैं और समाज को बांट के रखा हुआ है, खुद को अलग रखते हैं, अलग समाज में रखते हैं, और यहाँ तक कि इनके जो मामला है वो इनका ही जज सुनता है। तो एक तरीके से जो उनके मन में, जो भारतीयों के मन में जो डर था और जो चिंता था और जो संदेह था, वो और गहराया। इस वजह से 1882 का जो कंट्रोवर्सी हुई और 1878 का जो वर्नाकुलर एक्ट पास हुआ, इसके वजह से 1885 में जब इनको लग गया कि एक संगठन तो भारतीयों की चाहिए ही चाहिए जो बैठ के मुद्दे को डिस्कस कर सके, एक राजनीतिक संगठन चाहिए, इस वजह से 1885 में कांग्रेस बन के पावर में आ पाई। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था? देखो, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच दोनों लोग बीच में लड़ाई कर रहे थे कि फ्रांस चाहता था कि हम जीत जाएं और भारत हमारी कॉलोनी बन जाए, और ब्रिटिश चाहता था कि जो है हम जीत जाएं भारत को और भारत हमारी कॉलोनी बन जाए। इस वजह से इनके तमाम युद्ध भी हुआ। कार्नेटिक वॉर के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो 3 कार्नेटिक वॉर हुआ, जिसमें बैक टू बैक एक जीता, ब्रिटिश ने पहला जीता, दूसरा हारा और तीसरा जीत के फ्रांस को बिल्कुल खत्म कर दिया, मेम कर दिया। अंग्रेजों का फ्रांस के ऊपर जीतने का सबसे बड़ा जो कारण था वो था बंगाल।
क्योंकि बंगाल इतना अमीर प्रांत था ना, इतना अमीर प्रांत था, और कोई भी लड़ाई को लड़ने के लिए आपको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, तो जब अंग्रेजों ने जो जहाँ पे अपना सबसे पहला कब्जा जमाया, जहाँ पे सबसे पहला जो आप पढ़ेंगे बैटल ऑफ प्लासी के बारे में पढ़ेंगे 1757 में, तो ये लोग गए और इन्होंने जीत लिया बंगाल को। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव के लीडरशिप में इन्होंने बंगाल को जीत लिया, और इस बंगाल को जीतने से इनके पास इतना ज़्यादा धन, इतनी ज़्यादा संपत्ति आ गई कि जो अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल थे, जब ये अपने गांव जाते थे, यानी कि अपने देश वापस जाते थे, तो इनको नवाब बोला जाता था। इन्होंने इतना लूट मचा दिया यहाँ पे, एक मामूली से जो बाबू थे, उन्होंने इतना ज़बरदस्त यहाँ पे भारत में लूट मचाई कि जब ये अपने देश में जाते थे, अपने प्रांत में जाते थे, तो इनको क्या कहते थे लोकल के लोग, अंग्रेज लोग आपस में, जो यहाँ से आदमी जाता था लूट करके, उसको नवाब कहा जाता था। इतना ज़्यादा इन लोग ने लूटा। तो सबसे बड़ा जो प्रांत था वो बंगाल था, और बंगाल ही अंग्रेजों की मजबूती का एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि बंगाल जो है कि जो धरती है वो बहुत उपजाऊ है, वहाँ पे हर तरीके की फसल उगती है, वहाँ पे समुद्र का तट है, किनारा है, एक जो है नेचुरल पोर्ट्स है, वहाँ पे जहाज आ सकते हैं आसानी से। अंग्रेज लोग उस टाइम पे वो तो था नहीं, हवाई जहाज वगैरह तो था नहीं, तो अधिकतर समुद्र के रास्ते से ही ये लोग जाते थे। अगला सवाल लिखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन बंगाल के विभाजन के विरोध में हुआ था? ठीक है, तो बंगाल का जैसे क्या हुआ मामला कि जब कांग्रेस बन के तैयार हो गई, कांग्रेस जो है 1885 में बन गई। ठीक है, आप थोड़ा टाइमलाइन समझिएगा तो आप समझ जाओगे। 1885 में कांग्रेस बन गई। अब देखो, कोई पॉलिटिकल संगठन बना है तो काम भी करेगा, कुछ तो जो है बातें करेगा। अब इसने विरोध करना चालू कर दिया कि देखो अंग्रेज जो है शोषण कर रहे हैं हर तरफ से, आपका आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, और राजनीतिक रूप से, और मानसिक रूप से, जिस तरीके से आप सोचिए उस तरीके से ये आपका शोषण कर रहे हैं। ठीक है, इनकी जो धरती है वो करीब करीब 10 से 15 साल में, करीब करीब 1900 के आसपास इनका तैयार हो गया। जो अंग्रेजों के खिलाफ का जो गुस्सा था वो इन लोगों ने थोड़ा भड़काया भी, और वो अच्छा खासा बढ़ चढ़ के लोगों के दिमाग पे हावी होने लगा। तो इस टाइम पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो वो थे वाइस रॉय थे, उनका नाम था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन साहब को लगा कि यार देखो लोग तो हैं सब इकट्ठा हो रहे हैं हमारे खिलाफ में, अब तो कुछ करना पड़ेगा। यहां से इनके दिमाग में आया कहीं ना कहीं ये कीड़ा काटा। कौन सा कीड़ा काटा? बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल। तो लॉर्ड कर्जन साहब ने क्या किया कि इनको दिखा बंगाल में जो है हिंदू पॉपुलेशन और मुस्लिम पॉपुलेशन दोनों है। जो ईस्ट बंगाल है, ठीक है, वो और वेस्ट बंगाल दो अलग अलग पार्ट में है बंगाल जो है। तो जो वेस्ट बंगाल है वो जो अभी भारत का हिस्सा है उसमें हिंदू आबादी थी, और जो ईस्ट बंगाल है उसमें मुस्लिम आबादी थी। तो इन्होंने क्या कहा कि ऐसा करते हैं, चलो बंगाल को बांट देते हैं। तो हिंदू मुसलमान के बेस के ऊपर इन्होंने क्या किया कि बंगाल को बांटने की बात कर दी, एक प्रपोजल रखा, ठीक है, कि हम ऐसा कर रहे हैं बंगाल को बांट देते हैं हिंदू और मुसलमान के बेस के ऊपर में, ताकि जो है और जो मुस्लिम आबादी थी उनको थोड़ा और एल्यूरमेंट दिया। अब देखिए समझिए, मुस्लिम को क्यों अंग्रेज फेवर करते थे? क्योंकि मुसलमान की तादाद पूरे देश में कम थी, मुसलमान की तादाद 10% से कम था। तो जो कम लोग हैं वो लोग कभी भी इकट्ठा होकर आपके खिलाफ विरोध करेंगे तो 90% वाला विरोध करेगा तो आपको भागते रास्ता नहीं मिलेगा, लेकिन 10% वाला विरोध करेगा तो आप सरवाइव कर ले जाएंगे। इसलिए अंग्रेजों के लिए मुसलमान ज्यादा इनके खास हुआ करते थे। इसको आप समझिएगा, टैक्टिकल पॉइंट है ये, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि बंगाल को हम बांट देते हैं, ठीक है, ईस्ट बंगाल को अलग कर देते हैं और वेस्ट बंगाल को अलग कर देते हैं। तो जब इस तरीके की बातें कांग्रेस को समझ में आई तो उनको ये बात समझ में आ गई कि देखो ये राजनीतिकरण कर रहे हैं और धार्मिक चीज़ों को ला रहे हैं और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को कर रहे हैं। तो इस बंगाल के विरोध के विभाजन के विरोध के लिए जो मूवमेंट चालू किया गया उसका नाम था स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट इसलिए कहा गया क्योंकि कांग्रेस को उस टाइम पे लगा कि जो अंग्रेजों की जो सबसे मजबूती है वो है इकोनॉमी। इकोनॉमी में ये क्या करते हैं कि अपने फैक्ट्री का बनाया हुआ सामान वहाँ पे ले जाते, यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते हैं, अपने फैक्ट्रीज में प्रोसेस करते हैं और यहाँ पे लाके उसको 10 रुपए की चीज़ 100 रुपए में बेच देते हैं। तो इन्होंने कहा कि देखो अंग्रेजी सामान मत खरीदो, इनकी फैक्ट्री से बना हुआ सामान मत खरीदो, कुछ भी जो भी खरीदना है आपको स्वदेशी खरीदो। यहाँ से ये आया नाम इसका स्वदेशी मूवमेंट। जो उस टाइम पे कांग्रेस ने जो मूवमेंट चलाया उसका नाम था स्वदेशी मूवमेंट। इस विभाजन को रोकने के लिए जो मूवमेंट चला उसका नाम था स्वदेशी मूवमेंट।
निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश सांसद द्वारा महाभियोजन किया गया था? महाभियोजन यानी इम्पीचमेंट, इंग्लिश में इसको कहते हैं इम्पीचमेंट। तो इनके जो गवर्नर जनरल थे वॉरेन हास्टिंग नाम के एक सज्जन थे, मेरे ख्याल से 1773 में ये भारत के गवर्नर जनरल थे। भारत के नहीं कहा जा सकता उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे इनके पास अंग्रेजों के पास पूरा भारत का रूल नहीं करते थे, ये कुछ हिस्से में रूल करते थे। इनकी बहुत ढेर सारी ऐसी इनके ऊपर भ्रष्टाचार के बहुत ढेर सारे मुद्दे थे, और कई जगह पे इन्होंने बहुत ही ज्यादा दलाली मक्कारी भी किया था। जैसे कि जो बनारस के जो राजा थे उनसे इन्होंने बहुत ढेर सारी घूस रिश्वत भी इन्होंने ले ली थी कि हम तुम्हारे एरिया पे हमला नहीं करेंगे और आप हमको अंडर द टेबल कुछ पैसा दे दो। तो इस वजह से भी इनका इम्पीचमेंट इनको कर दिया गया था। ही वाज द ओनली गवर्नर जनरल हु वाज इम्पीच्ड। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी मार्च की शुरुआत कैसे हुई थी? ठीक है, तो दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी, जैसे थोड़ा सा क्रोनोलॉजी में आपको बता दूं, 1905 के आसपास जो है स्वदेशी मूवमेंट हुआ। ठीक है, उसके बाद 1920 के आसपास जो है करीब करीब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट में क्या हुआ, जैसे मैंने नाम से क्लियर है कि अपना देश का बना हुआ खरीदो, मेड इन इंडिया। जो आज मेड इन इंडिया की बात हो रही है ना, वो 105 साल पहले का कॉन्सेप्ट, 120 साल पहले का कॉन्सेप्ट है, वो कुछ नया नहीं है। ठीक है, तो जब तक आप मेड इन इंडिया तब तक कामयाब नहीं हो सकते। स्वदेशी मूवमेंट उस टाइम भी फेल हो गया था। आज भी मेड इन इंडिया कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि सिर्फ आप नाम ज़्यादा करते हो, काम कम करते हो। आप जब अपना टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर रहे हो, इंडस्ट्री डेवलप नहीं कर रहे हो, फैक्ट्री लगा नहीं रहे हो, तो कहाँ से मेक इन इंडिया का सक्सेसफुल हो जाएगा। चलिए, बहरहाल उसके बाद जो 1920 में जो मूवमेंट आया उसको कहते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसमें यह कहा कि हम सरकार के साथ कॉपरेट नहीं करेंगे, हम सरकार के स्कूल में नहीं जाएंगे, हम सरकार के जो है कोर्ट में नहीं जाएंगे, हम अपने फैसले खुद करेंगे, अपनी पंचायतों में फैसले कर लेंगे, कोई झगड़ा होगा हम खुद से अपने स्कूलों में, देसी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे, जो हमारे गांव के स्कूल है वहां हम पढ़ लेंगे। ठीक है, उस टाइम पे कई और स्कूल, भारतीय स्कूल खोले भी गए थे, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और जामिया का जो नींव रखी गई थी वो इसी समय में रखी गई थी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वजह से रखी गई थी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को और किसी नाम से जो जानते हैं उसका नाम है खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, इसके बाद जब मजा नहीं आया, कुछ काम नहीं बना, अंग्रेज भारत, जैसे गांधी जी ने तो कहा था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अगर बढ़िया से चल गया तो अंग्रेज 2 साल के अंदर भग जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 1924 में ये मूवमेंट गांधी जी को वापस लेना पड़ा, लेकिन फिर कुछ बात बनी नहीं, तो कहा गया 4-5 साल आराम किया गया। उसके बाद कहा गया चलो एक मूवमेंट और मतलब चालू करते हैं, जिसका नाम होगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब क्या होगा कि अभी तक तो हम कॉपरेट नहीं कर रहे थे, लेकिन अगर अब जो है हम आपकी बातों को बिल्कुल मानेंगे ही नहीं। अगर आप कहोगे कि आप जाओ पूरब में तो हम जाएंगे पश्चिम में, अगर आप कहोगे कि हमको कर दो, टैक्स दो, तो हम नहीं देंगे उसको, उसका बिल्कुल जो है, अगर हम खेत में कुछ भी सामान उगा रहे हैं और आप कहते हो कि जो आपने उगाया तो उसका 1/6 या 1/11 हमको दो, हम किसी भी तरीके का कोई कर नहीं देंगे। कोई संपत्ति अगर उसका हस्तांतरण हो रहा तो स्टाम्प ड्यूटी है, स्टाम्प ड्यूटी को भी नहीं देंगे। अगर सरकार कोई फाइन लगा रही है उस फाइन को हम पे नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात जब गांधी जी ने चालू किया तो हर चीज़ की एक शुरुआत होती है। जैसे कि आप शादी है आपके घर में, तो शादी की शुरुआत कैसे होगी, कार्ड छपने से होगी, उसके बाद हल्दी होती है, फिर मेहंदी होती है। ठीक है, तो एक तरीके से समझ लो दांडी मार्च जो है ना वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की हल्दी मेहंदी था। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो कि ये शुरुआत था। कि दांडी मार्च में क्या था, गांधी जी ने कहा कि तुम लोग नमक के ऊपर टैक्स लगाते हो, हम जाएंगे और खुद से नमक बनाएंगे और कोई टैक्स नहीं देंगे। ठीक है, तो शुरुआत कहां से किया, नमक से किया। दांडी मार्च में इन्होंने गए साबरमती आश्रम से निकल के और जो है दांडी के तट के ऊपर इन्होंने खुद से जो है नमक बनाया था खारे पानी से। खान अब्दुल गफ्फार खान बहुत ही फेमस जो है शख्सियत रहे हैं आज़ादी के मूवमेंट में। इनका जो दूसरा नाम है उनको कहते हैं फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये फ्रंटियर पे बैठे हुए थे। फ्रंटियर कहाँ है, जो अफगानिस्तान का एरिया है ना अफगानिस्तान का एरिया जो है पश्तून एरिया है, पश्तून एरिया है। ये अब्दुल गफ्फार खान जो है उस एरिया से आते थे। जैसे इस तरीके से ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे अफगानिस्तान है, तो ये वहाँ से आते थे। और ये जो है NPKF, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस इसको कहते थे उस टाइम पे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ठीक है,
तो ये यहाँ पे इनका ही जो है रहना सहना बसना था, और यहाँ पे ये गांधी जी के प्रिंसिपल से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते थे, और समय समय पे जो कांग्रेस जो है बाकी प्रांतों में जो मूवमेंट चलाती थी वो फ्रंटियर के एरिया में वही मूवमेंट को चलाते रहते थे अपने तरीके से, और बहुत ही नॉन वायलेंट तरीके से, क्योंकि ये गांधी के बहुत बड़े भक्त थे, और इसलिए इनको क्या कहते हैं इनको जो है फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, इनका जो दूसरा नाम है। तो इन्होंने जो मूवमेंट चलाया, नॉन वायलेंट मूवमेंट इन्होंने चालू किया था, उसका क्या नाम था? उसका नाम था खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार मूवमेंट जो है इन्होंने चालू किया था अपने एरिया में, गांधी जी के मूवमेंट को देखते हुए, अंग्रेजों से विरोध में उनसे लड़ने के लिए, पूर्ण स्वराज्य के लड़ने के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव 1929 के बाद स्वतंत्रता दिवस कब से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, ठीक है। तो पूर्ण स्वराज का जो ऑब्जर्व है वो कब से मनाया गया था? वो उस टाइम से जो है 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। क्या था? पहले गांधी जी ये कहते थे कि देखो स्टेप बाय स्टेप चलो, ठीक है, हिसाब से चलो, बहुत ज्यादा मत फैलो, ठीक है। जैसे शुरुआत में 1905 से 1915 से ये आ गए थे भारत में, लेकिन आते साथ इन्होंने ये नहीं कहा था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, हम तो यहाँ पे तुमको रहने नहीं देंगे। क्योंकि क्या है, अचानक से अगर आप आके किसी बात को कहिएगा तो लोग कहेंगे कि भाई ये आदमी सही नहीं है, इसका दिमाग सही नहीं है। तो ये स्टेप बाय स्टेप बात करते थे। तो पहले इन्होंने कहा कि हमको ऑटोनॉमी दो, हमको जो है हमको आज़ादी थोड़ा थोड़ा करके दो, हमको जो है सॉवरेनिटी पूरी तरीके से नहीं दो, लेकिन हमारा जो लोकल लेवल के मंत्री हैं वो जो है भारतीयों को आप बनाया करो, जो लोकल लेवल के कमिश्नर हैं, आईजी डीआईजी हैं, उनमें भारतीयों का रोल नहीं है, सिविल सर्विस में भारतीय लोग नहीं हैं। इकट्ठे इन्होंने नहीं बोला कि आज़ाद करो और तुम लोग जाओ भैया, हम लोग अपने देश अपने हिसाब से चला लेंगे। जो पूर्ण स्वराज की बात हुई थी वो 1927 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था ये वहां से चालू हुई थी। उससे पहले कोई भी ये नहीं कहता था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो और हम लोग अपना हिसाब किताब खुद से देख लेंगे, ठीक है। तो जब वो पूर्ण स्वराज का अधिवेशन जब 1927 से जब नए लोग पावर में आए, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये सब बिल्कुल नए लोग थे उस टाइम पे, ठीक है। सी राजा गोपालाचारी उस टाइम पे पावर में आए, और कौन से आए थे आपके ये जो आपके शिक्षा मंत्री जो थे, चलिए नाम उतर गया ध्यान से। तो ये लोग जो है जब नए नए लोग आए तो जैसे क्या है कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो कहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप चलो। जब जवान इंसान आते हैं पावर में आते हैं तो कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, हमको तो मतलब बढ़िया बिल्कुल मजा चाहिए, कोई रोक टोक नहीं रहनी चाहिए, ऐसा है भैया इन लोग तुम लोग निकलो और हम अपना देश अपने हिसाब से चला लेंगे। तो जब 1925 के बाद से नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ये लोग जब ज़्यादा और सरदार वल्लभ भाई पटेल जब ज़्यादा पॉपुलर होने लगे, और तो इनके प्रेस करने पे जो पूर्ण स्वराज की बात होने लगी कि हमको पूरी आज़ादी चाहिए, हमको आधा तिहा नहीं चाहिए, ठीक है। और जो इसका जो वो मनाया गया वो उस टाइम पे 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। इस वजह से रिपब्लिक डे को हमेशा हम लोग 26 जनवरी 1930 को मनाते हैं आज भी। द मूवमेंट वंदे मातरम इन आंध्र प्रदेश वाज नोन एज, वंदे मातरम जो मूवमेंट था वो आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता था? आंध्र प्रदेश में वो जाना गया है, वो कौन से ऐसे मूवमेंट का एक हिस्सा था? वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का हिस्सा था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम मूवमेंट के नाम से जाना गया था। साइमन कमीशन के बारे में है। साइमन कमीशन भेजा गया था ब्रिटेन से भारत में 1927 में। उसको अपोज क्यों किया गया था? जैसे अक्सर आपने वो देखा होगा, अगर भगत सिंह की जो मूवी है शहीद भगत सिंह, उसमें आपने एक नारा सुना होगा साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, ठीक है। तो उसके पीछे रीजन ये है कि जो साइमन थे वो ये 3 लोगों की टीम बना के अंग्रेज सरकार ने भेजी थी कि ऐसा है कि भारत में राजनीतिक उहापोह बहुत ज़्यादा हो गया है, स्थिरता नहीं है, तो ऐसा एक कमीशन बना के भेज दिया कि जाओ देखो वहाँ पे, और वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा है उसमें किस तरीके से भारतीयों को और ज़्यादा समावेशन हो सकता है, और किस तरीके से उनकी जो पॉलिटिकल एक्सपेक्टेशन है और जो एस्पिरेशंस है उसको कंट्रोल करके उसको कम किया जा सकता है। लेकिन क्या है कि जब वो यहाँ पे आए तो हम लोग को ये लगा कि यार देखो बात तो ये हमारी कर रहे हैं और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो इनका पूरा कमीशन जो 3 सदस्यीय कमीशन है इसमें एक भी भारतीय नहीं है। भाई जब भारतीयों के बारे में आप बात कर रहे हो तो भारतीय भी तो कमीशन में होना चाहिए ना। जैसे कि महिला आयोग की अगर बात कर लें और सारे महिला आयोग में सब लोग हैं पुरुष, तो महिला आयोग का कोई मतलब ही नहीं है। या अगर आप एससी की बात कर ले कि नेशनल कमीशन फॉर एससी शेड्यूल कास्ट, अगर उसमें कोई एक ब्राह्मण को अगर आप उसका हेड बना दें तो थोड़ा, और सारे जो है सवर्ण हो जाए, कोई भी एससी उसमें इसका हिस्सा नहीं है, तो उस नेशनल कमीशन फॉर एससी में रिप्रेजेंटेशन नहीं है,
ठीक है, या शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात कर ले, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है, उसमें अगर कोई भी ट्राइबल कम्युनिटी का सदस्य नहीं है तो लोग ट्राइबल्स के अंदर ये चीज आएगा कि अरे यार हमारे बारे में बात करो तो हमारा आदमी तो कम से कम अपने कमीशन में बैठाओ। इसी तरीके जब साइमन कमीशन आया तो साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था, सारे अंग्रेज ही थे, तीन के तीनों अंग्रेज थे। इस वजह से उसका पूरी तरीके से विरोध हुआ और उनको कहा गया कि भैया ऐसा है, तुम जाओ यहाँ से, ज़्यादा तुम्हारा हिसाब किताब सही नहीं है। लेकिन ये आए, इनका विरोध तो हुआ। इसी जो साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसी को ही 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, जो बीच में नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रोक दिया गया था, उसकी डिस्कशन करने के लिए गांधी जी ब्रिटेन गए थे सेकंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इट हैड वेरी फ्यू इंडियन, नहीं कोई रिप्रेजेंटेशन था ही नहीं इसमें। अंग्रेजों की तुलना में बहुत कम भारतीय प्रतिनिधित्व थे, नहीं कोई प्रतिनिधित्व था ही नहीं इसमें, कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। आंसर हो जाएगा 4। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह का एकलौता राष्ट्रीय नेता था? तो सी राजा गोपालाचारी जो है दक्षिण भारत के बहुत ही जुझारू नेता रहे हैं। एक्चुअली सी राजा गोपाली को अगर इन्होंने आज़ादी के बाद ना एक पार्टी भी चालू की थी जिनका नाम था स्वराज पार्टी, ठीक है, स्वराज पार्टी इन्होंने चालू की थी और इनको जो है नेहरू की जो सोशलिस्ट पॉलिसी है उससे विरोध, मतलब वो कभी इनको हजम नहीं होती थी, उसका विरोध इन्होंने किया। लेकिन अगर आप 1900 आज़ादी के बाद का अगर इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें भी इनका भी काफ़ी रोल रहा है। सी राजा गोपालाचारी गांधी जी के बहुत करीब थे और फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ये रहे हैं लॉर्ड माउंटबेटन के बाद में कुछ समय के लिए। असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1921 से 1922 तक गति पकड़ी, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, सी राजा गोपालाचारी और असफ अली जैसे कई वकील ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी थी, बिल्कुल सही बात है। ये जैसे गांधी जी से प्रभावित होके बहुत ढेर सारे वकीलों ने जो है अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी थी और गांधी जी के साथ लग लिए थे, कांग्रेस का हिस्सा बन गए थे और देश की आज़ादी का एक जो जर्नी थी, जो एक यात्रा थी, उसके एक सहभागी बन गए। तो क्या असर्शन सही है, रीजन सही है, लेकिन बोथ ए एंड बी आर ट्रू, लेकिन कोई एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं है। बात है कि हाँ दोनों चीज़ें सही हैं लेकिन कोई एक दूसरे का पूरक नहीं है या कोई मतलब सॉल्यूशन नहीं है कोई एक दूसरे का, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। जैसे इस तरीके के क्वेश्चन आए तो ये कैसे कह सकते हैं कि सेब लाल है और संतरा नारंगी है, लेकिन एक दूसरे का कोई मतलब सामंजस्य नहीं है, तो दोनों सेब लाल होता है और संतरा नारंगी है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर कोई डिपेंडेंट तो नहीं है ना। सेब लाल है तो है, संतरा नारंगी है तो है। अगला सवाल देखते हैं, 2 स्टेटमेंट दिया गया, सही चूज करना है, गलत चूज करना है। देखते हैं क्या दिया हुआ है। आफ्टर 1919 के बाद में द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ग्रेजुअली बिकम अ मास मूवमेंट इन्वॉल्विंग पीजेंट, ट्राइबल, स्टूडेंट, वुमेन। महात्मा गांधी इमर्ज एज मास लीडर। 1919 के बाद ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष धीरे धीरे किसान, आदिवासी, छात्र, महिलाओं से जुड़ा और एक जन आंदोलन बन गया और महात्मा गांधी एक जन नेता के रूप में उभरे। बिल्कुल सही बात है। देखो गांधी जी तो पहले तो यहाँ पे कोई नेता का हिसाब किताब था ही नहीं, ठीक है। 1914 में तो वो आए ही हैं। जैसे जो 1914 में जब वो आए हैं, मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग 9 जनवरी 1914, जिस दिन प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, वो जब गांधी जी भारत आए थे तो उनके आगमन को ही सेलिब्रेट करते हैं भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में। भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में उनके आगमन को ही सेलिब्रेट किया जाता है। कभी कभी गांधी जी के नाम का उपयोग करके आदिवासी किसानों ने ऐसा कार्य किया जो गांधीवादी आदेशों के पुष्टि नहीं करता था। ये बात भी पूरी तरीके से सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि आदिवासियों के प्रति, आदिवासी स्पेशली के लिए गांधी जी ने कभी कोई आंदोलन छेड़ा ही नहीं। पीजेंट्स के लिए कभी कोई स्पेशल आंदोलन छेड़ा नहीं। तो गांधी जी और पीजेंट्स और आदिवासियों के बीच में बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं देखिएगा आप। वो मतलब ये हमेशा फ्रिंज मूवमेंट था आदिवासियों वाला हिसाब किताब, और गांधी जी हमेशा मेन स्ट्रीम लीडर रहे हैं, ठीक है। तो ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स हो जाएगा। आज का लास्ट सवाल देख लेंगे, 20 सवाल जो हम लोग को देखना था। तो आज का आखिरी सवाल है, क्या है, निम्नलिखित को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर करिए, काल्यानुक्रमित कीजिए, ठीक है। पहले कौन हुआ था, बाद में कौन हुआ था। तो देखो सबसे पहले इसमें से रॉलेक्ट एक्ट पास हुआ था। रॉलेक्ट एक्ट का जो है ये के विरोध में ही
जब लोग इकट्ठा हुए थे तो जलियांवाला बाग में जो कांड हुआ था वो रॉलेट एक्ट के विरोध में ही जो लोग इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग में 1919 में जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था वो इसके विरोध में हुआ था। साइमन कमीशन 1925 से 27 के बीच में मान सकते हो आप, 1925 से 27 के बीच में मान सकते हो आप। खिलाफत एजिटेशन जो है ये 1919 का है, 1919-1920 का है, ठीक है। और डांडी मार्च जो है ये साइमन कमीशन के बाद किया था इन्होंने, तो सबसे आखिर में करीब डांडी मार्च सबसे आखिर में हो जाएगा, यानी कि वही ऑप्शन सही होगा जिसमें डी सबसे आखिर में है। तो यानी कि ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, या तो ये सही हो सकता है या तो ये सही हो सकता है। अब इसमें देख लेते हैं, ए इसमें भी यहाँ पे, ए इसमें भी यहाँ पे, बी और सी की लड़ाई है, पहले बी हुआ था कि पहले सी हुआ था, आइए देख लेते हैं। तो पहले रॉलेट एक्ट पास हुआ था कि पहले खिलाफत एजिटेशन चालू हुआ था? सबसे पहले रॉलेट एक्ट पास हुआ था, उसके बाद जब विरोध में बर्बरता हुई सरकार की और जो है जनरल डायर की जो बर्बरता देखी, इस वजह से खिलाफत मूवमेंट जोर शोर से चल पड़ा था, ठीक है। जब पहले रॉलेट एक्ट पास हुआ उसके विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके बाद जो है खिलाफत मूवमेंट जो है जोर पकड़ लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सी, ए और डी। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होगी। जो ना समझ में आया होगा आप मेरे से कमेंट में बात कर लेना, मैं जरूर उसका जवाब दूंगा, ठीक है। और प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग के नए नए वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।